एरे सीरीज की हम सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये एरे आपका है, ये आपका एरे क्रिएट हो गया है। तो अब इसमें आपने क्या किया, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आपने एरे डिक्लेयर किया, क्रिएट किया, एक सिंगल लाइन में क्रिएट कर दिया ना, तो आपको ये क्या है, इंटीजर टाइप है, तो सबकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 0 हो जाएगी ना। अगर सपोज करिए इसकी लोकेशन मेन मेमोरी में लोकेशन इसकी कितनी है, 500 है। क्लियर। तो अभी हमने पहले ही उस प्रोग्राम में बता चुके हैं कि आपकी अगर सपोज कर लीजिए 10 एलिमेंट है ना, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर। ये आपके इसमें सब पे एलिमेंट कितने हैं, इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 0 है। ठीक है। तो इसका मेन चीज़ इसका लोकेशन सपोज कर लीजिए 500 लोकेशन पे है। ठीक है। रैक नंबर सपोज कर लीजिए, जैसे आपके यहाँ रैक होती दराज होती है उस तरीके से रैक नंबर 500। तो आपको पता है कि ये कॉन्टिग्यूअस मेमोरी होती है, नहीं पास पास की मेमोरी अलाउड होती है इसके एरे के एलिमेंट्स को। तो जो एरे है आपका इंटीजर टाइप है, इंटीजर कितना स्पेस लेता है, कितनी साइज का होता है, 4 बाइट्स। अगर आपका 4 बाइट्स है तो इसका प्लेस क्या होना चाहिए, 504 508 है ना। तो क्या होगा 512 है ना, 560 520 524 528 532 536 540। वैसे भी आपके साइज पता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 10 हो और सबकी साइज 4 बाइट हो तो टोटल साइज क्या होता है, 40 बाइट्स। तो ये इनका मेमोरी एलोकेशन हो गया ना, मेमोरी मैनेजमेंट इन सिंगल डायमेंशन एरे। क्लियर। तो ये टॉपिक मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। और एरे के इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं 2 मार्क्स के। ठीक है। ये इस तरीके का है, पहले एरे का लोकेशन ये है, सेकंड एरे का सॉरी एरे के फर्स्ट एलिमेंट का लोकेशन ये है, सेकंड एलिमेंट का लोकेशन ये है, थर्ड एलिमेंट का लोकेशन है। ऐसे हमने एरे के जो 9th पोजीशन पे था यानी कि 10th एलिमेंट था उसका भी निकाल लिया था। वो कितना आया था, 540 बाइट्स उसका मेमोरी लोकेशन है ना, उसका एड्रेस था। ठीक है। अब हम एरे में और बात करते हैं, मल्टी डायमेंशन एरे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं ना। मल्टी डायमेंशन एरे ऑफ एरे इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशन एरे है ना। ठीक है। मल्टी डायमेंशन एरे हमने बताया था ना पिछली क्लास में कि आप क्या करते हैं, इसमें डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं 2D में है ना। 2D है आपका, ये जो डायग्राम बना है 2D का है, 2 डायमेंशन एरे। आप इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट साइड ये डिक्लेरेशन है और ये आपने एरे क्रिएट कर लिया कितना, कि इसके जो यहाँ पे एलिमेंट है इस एरे के है ना, ठीक है, ये क्या क्या शो कर रहे हैं कि इसके इतने एलिमेंट यानी कि ये कितने एलिमेंट का एरे है, मेन एरे 3 एलिमेंट का ना। और जो दूसरा ये एरे क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये इसके ये जो एलिमेंट है खुद एक एरे है ना, तो ये इसको कंट्रोल कर रहा होगा, ये इसको कंट्रोल कर रहा होगा, इसको कंट्रोल कर रहा होगा है ना। तो ये इसके लिए रेफरेंस का काम करेगा, ये एलिमेंट ऑफ ये एरे के एलिमेंट हो गया, एरे का एलिमेंट हो गया, एरे का इस है ना। तो इस तरीके से ये सेकंड डायमेंशन है। नंबर ऑफ एरेज कितना, पहला साइज क्या है, पहला क्या बोलता है, नंबर ऑफ एरेज, कितने नंबर ऑफ एरे हैं। इसमें देखिए 3 नंबर ऑफ एरेज हैं। देखिए नंबर ऑफ एरेज कितने हमने इससे क्लियर किया है, कितने क्रिएट किया है, 3, एक यहाँ 1 2 और 3 नंबर ऑफ एरे क्रिएट किया है ना। और साइज ऑफ ईच एरे, साइज ऑफ ईच एरे कितनी है, 3, यानी कि पहले एरे जो हमने इस एरे के इस एलिमेंट में पहले वाले एरे के एलिमेंट में क्रिएट किया है वो कितनी साइज की, 3 है। तो यहाँ पे टोटल कितने एरे क्रिएट हो रहे हैं, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। टोटल नंबर ऑफ एरे, यहाँ टोटल नंबर ऑफ एरे कितने क्रिएट हो रहे हैं, एक तो यहाँ पे जो आपने नंबर दिया है, नंबर ऑफ यहाँ कितने नंबर दिए हैं, 3, ये तो ये हो गया। और दूसरा ये के एरे आपने इस एरे को कंटेन करने के लिए क्रिएट किया, इस एरे के लिए कितने टोटल नंबर ऑफ एरे हो जाएंगे, 4 नंबर ऑफ एरेज हो जाएंगे। अगर आप यहाँ 3 1 2 3 यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं और एक कहाँ क्रिएट कर रहे हैं, इसके लिए एक एरे क्रिएट कर रहे हैं, टोटल कितने एरे होंगे, 4 एरे क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है। अब
अब 3 डायमेंशन एरे की बात करते हैं। 3 डायमेंशन एरे में हम देखते हैं तो जो ये फर्स्ट है, देखिए ये फर्स्ट एरे है, ये इस एरे के क्रिएट करने के लिए बनाया गया ना, इसकी साइज दी गई है 1 2 3 इसके एलिमेंट्स ना। अब लेकिन ये एलिमेंट्स क्या करेंगे, और एरेज के रेफरेंस वेरिएबल को स्टोर करेंगे। और एरेज के रेफरेंस वेरिएबल जैसे ये क्या है, इसके 3 एरे है ना, इसके इस एलिमेंट के कितने हैं, 3 एरेज है ना, ठीक है, इसके 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ इसके 3 एलिमेंट हो गए 1 2 3, क्लियर। अब जरा और ध्यान दीजिएगा, अब इसके जो 3 हैं इसके भी, इस एरेज के भी 3 एलिमेंट हैं। ये देखिए ये 1 2 और 3 इसके 3 एलिमेंट ना। तो इस तरीके से आपके जो है ये क्या कर रहे हैं, ये एरे आपका मेन एरे था एक ये है ना, और इस मेन एरे से आपने कितने एरे क्रिएट किया, 3 एरे क्रिएट किया ना, 3 एरे यहाँ क्रिएट किया, और तीनों के लोकेशन से आपने यहाँ भी 3 एरे क्रिएट किया, और यहाँ भी 3 एरे क्रिएट किया, और यहाँ भी 3 एरे क्रिएट किया। टोटल कितने एरे क्रिएट हो गए। सबसे आसान तरीका है कि हम क्या करते हैं, इस टोटल कितने एरे क्रिएट होंगे, ये ध्यान दीजिएगा, इससे ये कितने एरे हो गए, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, कितने हो गए 12। ये तो टोटल नंबर ऑफ एरे 12 हो गए, और प्लस ये जो अपना पहले एक एरे था मेन एरे, ये कितना हो गया 13 एरे नंबर ऑफ एरे। हालांकि ये कभी एग्जाम में पूछता नहीं, लेकिन समझ लीजिए मल्टी डायमेंशन एरे फिर से सिलेबस में आया है, पिछले कुछ सालों से हटा हुआ था, तो हो सकता है कुछ नए क्वेश्चंस बन सकें। और ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, हमारे जो एरे नंबर ऑफ एरेज कितने क्रिएट हो रहे हैं, अगर हम नंबर ऑफ एरेज की बात करें तो 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर, कितने 12 हो गए, और एक मेन एरे 13 एरे यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। कितने एरे के ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, 13 एरेज objects are created, क्लियर, आप समझ में आई। अब देखते हैं कैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप और रेफरेंस डेटा टाइप को कैसे एरे हैंडल करता है ना। सपोज करिए हमने अभी ये बताया था पिछली क्लास में भी, इसमें भी बताते हैं। देखिए ये हमने किसको बनाया है, ये हमने एक प्रिमिटिव टाइप के एरे को बनाया। तो प्रिमिटिव टाइप एरे में क्या करेगा, इसका रेफरेंस वेरिएबल होगा ये आपका, ये रेफरेंस वेरिएबल हो गया है ना, एरे है ऑब्जेक्ट है, तो इसके एलिमेंट हो गए 4 8 और 107, ये इसके एलिमेंट हो गए। और दूसरे में ये ऑब्जेक्ट है, क्लियर, ये स्ट्रिंग टाइप के है ना, इसका पहला इंटीजर टाइप का, दूसरा स्ट्रिंग टाइप का था, तो ये खुद ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट का काम करता है तो ये किसके, ये आपका एरे का हो गया, इसके लिए यूज हो गया है ना, इसके लिए यूज हो गया। और आपका जो स्ट्रिंग है ये ना, स्ट्रिंग, इसका जो डिक्लेरेशन स्ट्रिंग है यानी कि स्ट्रिंग टाइप का है, और स्ट्रिंग खुद ऑब्जेक्ट है ना, तो ये खुद स्ट्रिंग का रेफरेंस वेरिएबल लेगा, और ये क्या बनाएगा, एक स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, क्या, हैरी, श्रेया, बाउल और सलमान, ठीक है। बात समझ में आ गई। एरे आर ऑब्जेक्ट्स आर रेफर टू कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप और अदर ऑब्जेक्ट्स, है ना। अदर ऑब्जेक्ट्स को भी, जैसे स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट को कलेक्शन कर लिया है, या तो फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। अब एरे की हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि एरे डिक्लेरेशन, एलोकेशन ऑफ एरे और इनिशियलाइजेशन, है ना, इस तरीके की बात है, ठीक है। तो वही चीज है कि हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि क्या है। देखते हैं जरा डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, या हम बोल दें वैल्यू देना, वैल्यू पुट करना, है ना, और इंस्टेंटिएशन, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़े ही होंगे। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में होता क्या था, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते थे ना उसकी क्लास, और इंस्टेंटिएट करते थे यानी न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, इनिशियलाइज, है ना। एरे में 3 चीजें आती हैं, ठीक है। एरे में क्या होता है, पहले डिक्लेयर करते हैं, फिर इंस्टेंटिएट करते हैं यानी कि एरे क्रिएट करते हैं, फिर एरे को इनिशियलाइज करते हैं विद वैल्यू, किसके, एलिमेंट्स की वैल्यू को रखते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं है क्या एरे। एरे आर ऑब्जेक्ट इन जावा that store multiple variable of the same type. Array can hold either primitive or reference. वही सेम पुरानी बातें हैं ना, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस ना करके इसको पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसके डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मीन्स क्या, हाउ टू मेक एन एरे रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल कैसे बनाते हैं ना, तो डिक्लेरेशन वही हमने सीख लिया था, इंट ए और ये
स्क्वायर ब्रैकेट, इसका डिक्लेरेशन है हाउ टू मेक एन एरे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे, ए इक्वल टू न्यू करके, न्यू से ऑब्जेक्ट बनता था और किस टाइप का, इस टाइप का ऑब्जेक्ट, और उसमें कोई साइज दे दिया है ना। हाउ टू पॉपुलेट द एरे विद द एलिमेंट्स, एलिमेंट से कैसे इसको इनिशियलाइज करते हैं ना। तो इनिशियलाइज करना हमने सीख लिया था पिछली क्लासेस में, कैसे हमने या तो ए जीरो की वैल्यू क्या कुछ रख दी थी 1 1 करके, 1 की वैल्यू कुछ रख दी ना 2 2 करके, ये 2 की वैल्यू रख दी कुछ करके है ना 3 3, ये 4 की वैल्यू रख दी, ये 3 की वैल्यू रख दी 4 4, और ये 4 की वैल्यू रख दी 5 5। ठीक है, इस तरीके से हमने एरे को इनिशियलाइज किया था, या तो हम फॉर लूप करके है ना। तो अब इसके बहुत सारे सेवरल डिफरेंट वेज हैं कैसे कैसे, वो हमने पढ़ चुका है, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। हीप में जो आपकी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कहाँ पे क्रिएट होते हैं, हीप मेमोरी में। हीप मेमोरी क्या होता है, ये आपका जेवीएम द्वारा कवर किया गया मेन मेमोरी का पार्ट होता है। देखिए होता क्या है जेवीएम का, अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे जेवीएम क्या करता है, आपकी मेन मेमोरी, जो आपकी मेन मेमोरी होती है, ये मेन मेमोरी है ना, आपकी मेन मेमोरी मीन्स रैम, इसको क्या करती है, इसको कवर कर लेती है, इसके हाफ तक कवर कर सकती है। तो ये आपका जेवीएम इतना पोर्शन कवर कर लिया ना। अब इस पोर्शन में जेवीएम जो कवर पोर्शन है, यहाँ पे एक मेमोरी होती है क्या जेवीएम के स्ट्रक्चर में, हीप मेमोरी। इस हीप मेमोरी में क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। ठीक है, इस लोकेशंस पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसे हैं हीप मेमोरी में, इस तरीके के ऑब्जेक्ट हैं। अगर आपने प्रिमिटिव टाइप के दिए हैं तो इस तरीके से देखिए, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ये इनिशियलाइज हुई है ना। और अगर आपने ऑब्जेक्ट टाइप दिया है तो इस तरीके से वैल्यू इनिशियलाइज होगी। देखें आप क्या करें, एक ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट है ना, इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, एरे। अब हम एरे में देखते हैं कुछ चीजें और। हाँ, जो हम डिफॉल्ट वैल्यू की बात कर रहे थे, अगर एरे हमने ऐसे क्रिएट किया, ठीक है, ऐसे हमने एरे क्रिएट किया तो इनकी डिफॉल्ट वैल्यू देखिए होती क्या है। इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू सबकी है पता, 0 होती है। डबल की और फ्लोट की 0.0 है ना। और एलिमेंट क्या है कैरेक्टर की, तो इसकी यूनिकोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, नल कैरेक्टर है ना ये। और बुलियन की क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है डिफॉल्ट। और ऑब्जेक्ट का हमने बताया है क्या, नल है बाय डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका एरे क्रिएशन के टाइम पे अगर हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज ना की हो तो क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है। क्लियर। तो अब जरा इसके एरे का कुछ यूज देखते हैं। जैसे एक प्रोग्राम है आपका है ना, हमने अभी क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ऑटो एरे है ना, एक क्लास बनाई है और इसमें डेज इंटीजर टाइप का रखा है और डेट रख दिया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के हिसाब से इससे हमने डेट रख दिया। और यहाँ अप्रैल ले है ना, अप्रैल क्या पोजीशन होगी, देखिए 0 1 2 3 0 से इंडेक्सिंग होती है, 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि दिसंबर 11 से शो होगा। यानी कि अप्रैल किससे शो होने वाला है, 3rd से ना। तो मंथ डेज, इसके एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे, नंबर ऑफ डेज को, इस तरीके से ना एक्स को एक्सेस करेंगे और इस तरीके से इसको क्या कर देंगे कि अप्रैल में कितने डेज होंगे, 30 डेज होंगे। इस तरीके का प्रोग्राम आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम एरे के बारे में कुछ और जानने के लिए। ठीक है, एरे के और प्रोग्राम हम देखते हैं, क्या है प्रोग्राम एरे के। आप एरे को क्रिएट करना और इस तरीके से देखिए, इस तरीके से जाने लिए होंगे, सिंगल डायमेंशन एरे ये है ना, इनका तरीका ये है बनाने का। और फिर दूसरा तरीका ये, ठीक है, ये सिंगल। अब देखिए मल्टी डायमेंशन एरे में आप ये स्क्वायर ब्रैकेट पहले भी लिख सकते हैं एक, और एक बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है ना। ये देखिए दोनों यहाँ पे। और जबकि मैंने क्या बताया कि जो प्रेफरेंस होता है, जो प्रायोरिटी होती है इसी को रखने की होती है। बाकी आप क्रिएट ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। प्रायोरिटी किसकी होती है सबसे ज़्यादा, प्रेफर कौन करते हैं हम, इस सेकंड वाले को प्रेफर करते हैं। ठीक है, ठीक है। और जो एरे कौन कौन से टाइप के वैल्यू को रखता है, किस किस टाइप के वैल्यू ले सकता है, ठीक है। प्रिमिटिव वैल्यू हमने बताया ही था। दूसरा क्या, इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कंक्रीट क्लास। कंक्रीट क्लास का मतलब वही होते हैं, जैसे हमने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लिया था, क्या है, एक कंक्रीट क्लास है ना।
स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट हमने लिया था ना, स्ट्रिंग बनाया था, तो वो सब क्या है, कंक्रीट क्लास, और कंक्रीट क्लास में नॉर्मल ऑब्जेक्ट भी आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू क्या करते हैं, हम एरे के एलिमेंट बना देते हैं, ठीक है। हाँ, और ये पोर्शंस आपको नहीं भूलना चाहिए कि कभी भी डिक्लेरेशन के टाइम पे एरे की साइज नहीं देंगे, है ना। अगर एरे की साइज देते हैं तो क्या होगा, कंपाइलेशन एरर होगा, ठीक है। एरे लोकेशन समझ में आ गई, सारी चीजें आ गई समझ में। अब आते हैं हम एरे की प्रोग्रामिंग में, ठीक है। एरे की प्रोग्रामिंग पे आते हैं। हम एरे की प्रोग्रामिंग पे जरा ध्यान देते हैं। तो एरे की प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले देखते हैं एरे की प्रॉब्लम क्या है ना। हमारे पास प्रॉब्लम क्या आई थी, डिक्लेरेशन की प्रॉब्लम आई थी, है ना। हमारे पास मेमोरी में डिक्लेरेशन, हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन की, हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन की प्रॉब्लम आई थी। वेरिएबल डिक्लेरेशन की, वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी। यह आपकी मेन मेमोरी है, अगर मेन मेमोरी है आपने 4 वेरिएबल मान लीजिए, वेरिएबल v1 v2 v3 v4 ऐसे ऐसे कोई डिक्लेयर किया है ना, और इतने वेरिएबल तो कहीं एक यहाँ क्रिएट होगा, कहीं एक यहाँ क्रिएट होगा, कहीं एक यहाँ क्रिएट होगा, है ना, कहीं एक यहाँ क्रिएट होगा। ऐसे अगर मान लीजिए आपके पास 1000 या नंबर ऑफ वेरिएबल बहुत ज़्यादा यूज है ना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो आप क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा नंबर्स में है, तो देखिए आपका सबसे पहले इनका है तो एक्सेसिंग बहुत कठिन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आप समझ लीजिए आपके दराज में है ना, सब दूर, किसी इस रैक में है, दूसरे दराज में, किसी इस रैक में है, किसी दूसरे अलमीरा में है, किसी दूसरे में है ना, तो सब अलग अलग दराज में प्रॉब्लम होगी ना। लेकिन एरे क्या किया, इन वेरिएबल के डिक्लेरेशन को तो सिंगल किया ही, एक ही टाइम पे एक ही नेम से डिक्लेरेशन भी दी, लेकिन दूसरे साथ क्या किया, मेमोरी एलोकेशन क्या कर दिया हमारे साथ, हमारा मेमोरी एलोकेशन हमारा दे दिया कॉन्टिग्यूअस, ये v1 v2 v3 v4 एलिमेंट को किसी एरे के एलिमेंट के फॉर्म में हम स्टोर करते गए, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि अगर आप एरे स्टोर किए हैं, ठीक है, तो एरे को सर्च करना होगा, क्योंकि कोई भी डेटा आप अगर स्टोर करते हैं तो उसका मेन एम क्या होता है, उसके साथ ऑपरेशंस करना होता है ना। अगर आप उसके साथ ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें सबसे आसान, सबसे जो मेन अहम, जो मेन प्रॉब्लम आएगी वो क्या आएगी, सर्चिंग की। आप कोई चीज़ स्टोर की है उसको सर्च करना है ना, दोबारा रिट्राइव करने के लिए, उसकी वैल्यू यूज़ करने के लिए, या कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी तो आप इसको रिट्राइव या यूज़ कैसे करेंगे, और उसके लिए क्या है, सर्चिंग करेंगे। तो सर्चिंग क्या है, अब देखते हैं एरे की ये प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को क्या रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या लाया, मेथड सर्चिंग लाया, ठीक है। अब जरा हम ध्यान देते हैं सर्चिंग पे, ठीक। सर्चिंग पे हम ध्यान देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सर्चिंग, जैसे आप सपोज कर लीजिए, आप तो ऐसे नॉर्मली 10-20 में सर्चिंग आप कर ही सकते हैं। सपोज कर लीजिए इंडिया की पॉपुलेशन है ना 1.42 बिलियन। अब अगर आप इसमें सर्चिंग करने जाएंगे तो क्या है सर्चिंग का तरीका, एक तो आप क्या कर रहे हैं, सबको कंपेयर करते जा रहे हैं, सबको एक एलिमेंट आप किसको सर्च कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए कोई किसी का आधार नंबर ऐसे हो, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे इतने डिजिट में है ना, ए हो, और आप इसको सर्च करने जा रहे हैं तो क्या होगा, इसका कंपेरिजन करेंगे, क्या 1 by 1 कंपेरिजन करेंगे, किससे करेंगे, हमारे जो एलिमेंट स्टोर हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सर्च करेंगे, ठीक है। तो सर्चिंग की आपके जो सिलेबस में है 2 टेक्निक है, एक लीनियर टेक्निक है, हाँ, एक क्या है, लीनियर टेक्निक है सर्चिंग की, दूसरी क्या है, बाइनरी है। तो लीनियर में हम जरा देखते हैं, लीनियर में हमने क्या किया, लीनियर में जो टेक्निक है सर्चिंग की, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सीधे सीधे कोई भी एलिमेंट, जैसे ये आपको एलिमेंट सर्च करना है, आइटम सर्च करना है, तो क्या करेंगे, जो भी आपका स्टोर है यहाँ पे डेटा, यहाँ आधार नंबर आपके पूरे सबके पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी हमारे
लोग है, सबके क्या है डेटा स्टोर है, सबका आधार नंबर स्टोर है। तो क्या करेगा ये इसके एक जो जिसको सर्च करना है उससे क्या करेगा, एक एक के पास पर्सनल डेटा क्या करेगा, एक के पास जो एरे होगा उसके पास क्या करेगा, सर्च करने जाएगा, एक एलिमेंट को सर्च करेगा, दूसरे एलिमेंट को ऐसे ऐसे क्या करना है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, है ना, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। तो हम इसके सॉल्व करने के लिए क्या है, लीनियर सर्च की कुछ ड्रॉबैक थी ना, जो इसमें टाइम कंजम्पशन था ज़्यादा था ना, इसके लिए हमने बाइनरी सर्च चलाई। ठीक है, बाइनरी सर्च में क्या प्रॉब्लम थी, बाइनरी सर्च में सबसे पहली कंडीशन थी जो डेटा हो वो क्या हो, सॉर्टेड हो। बाइनरी सर्च कुछ आसान तो हुआ, लेकिन डेटा क्या हो, सॉर्टेड हो, और डेटा अनसॉर्टेड ना हो। ठीक है, तो आपको इतना तो पता ही, अगर आप डेटा कहीं कलेक्ट कर रहे हैं तो आप उसको सॉर्टेड वे में कलेक्ट कर सकते हैं, इतना तो आइडिया हो जाएगा ना। तो बाइनरी सर्च में जरा देखते हैं क्या है। बाइनरी सर्च में हम करते क्या है, एक डेटा एक आपके लिमिट हो गई, एरे का एलिमेंट हो गए, इतने एलिमेंट हैं एरे में ना, तो हम उसमें क्या करते हैं, उस इस एलिमेंट में जितने भी मतलब इस एरे में जितने भी एलिमेंट हैं उसका मिड फाइंड कर लेते हैं ना, उस मिड से उस मिड के लोकेशन से, उस एलिमेंट से हम क्या करते हैं, अपने जो जिसको सर्च करना है उससे क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अगर इसकी वैल्यू क्या होती है, इससे लेस होती है तो हम क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन में सर्च करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अगर ज़्यादा होती है, वैल्यू बड़ी होती है, तो हम इस वाले ग्रेटर देन होती है तो हम इस वाले पोर्शन में सर्च करते हैं, इसकी वैल्यू छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट में ही देखेंगे हाफ हो जाएगा, ऐसे ऐसे हर पार्ट में क्या होता जाएगा, हाफ होता जाएगा, और बस बहुत कम ही हमें क्या करना पड़ेगा, सर्चिंग करना पड़ेगा ना, यानी कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हुई बाइनरी सर्च में। ठीक है, तो बाइनरी सर्च की एक प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी बाइनरी सर्च की, बाइनरी सर्च की जो जेन्युइन प्रॉब्लम थी वो क्या थी, सॉर्टेड। अगर आपको सॉर्ट करना है तो इसका मतलब आपको सॉर्टेड एरे होना चाहिए। अब सॉर्ट एरे तो आपने अभी एरे सीखा है, आपने एरे बनाना सीखा है, तो सॉर्टेड एरे, तो एरे को सॉर्ट करने की भी टेक्निक है। एरे को सॉर्ट करने की कितनी टेक्निक है आपके सिलेबस में, एरे को सॉर्ट करने की 2 टेक्निक है। कौन कौन सी, एक सिलेक्शन सॉर्ट, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट, और दूसरा क्या, बबल सॉर्ट। जो सिलेक्शन सॉर्ट है हमारा, इसमें क्या होता है, इसमें आपका पूरा एक एरे होता है, क्लियर। इस एरे में हम क्या करते हैं, सबसे मिनिमम, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर की बात करें या डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं, अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं, अगर हम सीधे सीधे असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो इसको अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। तो सबसे छोटे एलिमेंट को, यहाँ से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को उठाते हैं और इसके फर्स्ट पोजीशन पे क्या कर देते हैं, एरे के फर्स्ट पोजीशन पे कॉपी कर देते हैं, यहाँ से फर्स्ट पोजीशन पे लाके इसको कॉपी कर देते हैं, स्मॉलेस्ट। फिर इसके बाद यहाँ से मेंबर्स जितने बचे हैं उसमें से क्या करेंगे, उसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसको लाके सेकंड पे कॉपी करेंगे, ऐसे क्या करेंगे, कॉपी करते चले जाएंगे, तो लास्ट में क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा ना। तो इस तरीके से क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट, है ना, नेम से ही क्लियर। इसको एक्सचेंज सॉर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और बबल सॉर्ट में क्या करते हैं, बबल मीन्स समझते ही ना, बबल मीन्स क्या, ये बबल, और आपको पता है बबल सॉर्ट के जो सॉर्टिंग टेक्निक है वो क्या करते हैं, सॉर्टिंग टेक्निक में एडजेसेंट से कंपेयर करते हैं। इसमें क्या था कंपेयर, इसमें केवल पूरे एलिमेंट हो, जितने एलिमेंट हो इस सिलेक्शन सॉर्ट में सबको एक साथ कंपेयर करते थे, बट बबल सॉर्ट में क्या करते हैं, एडजेसेंट को क्या करेंगे, एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। यानी कि अगर कोई ये बबल सॉर्ट है, ठीक है, बबल सॉर्ट टेक्निक क्या करती है, इसके पास पास के एलिमेंट को हम क्या करते जाएंगे, कंपेयर करते जाएंगे, और अगर ऑर्डर में नहीं है, करेक्ट ऑर्डर में, तो हम क्या कर देंगे, उस सॉर्ट को रिप्लेस करते जाएंगे, यानी कि स्वैपिंग करते जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, एक्सचेंज करते जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई। अब जरा बात करते हैं हम अपने सर्चिंग की। ठीक है, सर्चिंग की बात करते हैं। तो सर्चिंग में हम लीनियर सर्च पढ़ेंगे सबसे पहले। हाँ, हमने सब चीज़ें समझ ली कि एरे वाई एरे क्यों, फिर एरे क्यों आया, फिर एरे के बाद सर्चिंग क्यों आई, सर्चिंग के बाद सॉर्टिंग क्यों आई, तो हम लीनियर सर्च पढ़ते हैं। लीनियर सर्च में क्या थी हमारी डेफिनेशन, लीनियर सर्च रिफर्स टू द सर्चिंग टेक्निक इन विच ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कंपेयर्ड विद द सर्च आइटम वन बाई वन until the search item is found or all element have been compared। कहने का मतलब क्या था, ये जो एलिमेंट हैं एरे के ना, सपोज कर लीजिए ये आपके एलिमेंट हैं 5 7 91 102, यहाँ सपोज कर लीजिए 71 है, यहाँ सपोज कर लीजिए 2 5, ऐसे है ना, कुछ ऐसे ही सपोज कर लीजिए, यहाँ मान लीजिए 201 है, यहाँ सपोज कर लीजिए 2 है, यहाँ सपोज कर लीजिए 5 है, ऐसा कुछ है। आप क्या करना चाह रहे हैं, 102 को या आप आइटम को सर्च करना चाह रहे हैं आप इसमें से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, अगर इससे कंपेयर करेंगे नहीं मिला ना तो इससे कंपेयर करेंगे इक्वल का,
फिर इससे कंपेयर करेंगे, फिर इससे कंपेयर करेंगे, जैसे ही मिल गया आइटम तो क्या होगा, सर्चिंग कंप्लीट हो गई। अदरवाइज आप सपोज कर लीजिए 107 सर्च कर रहे हैं तो क्या करना होगा, इसमें किसी में है नहीं ना, तो पहले से कंपेयर करेंगे, सेकंड से कंपेयर करेंगे, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, सेवन से, फिर एट लास्ट जब नहीं मिला तो क्या होगा, सर्चिंग एंड हो जाएगी ना। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास फॉर लूप का सहारा है, क्योंकि हम क्या रिपीट कर रहे हैं, सर्च क्या रिपीट कर रहे हैं, एक एलिमेंट का जो कंपैरिजन है, जो एलिमेंट फाइंड करना है, जो एलिमेंट को हमें सर्च करना है इस एरे में ना, उस एरे के एलिमेंट से इस आइटम को एरे के एलिमेंट से कंपेयर करना है। तो क्या हमारा रिपीट हो रहा है, कंपैरिजन रिपीट हो रहा है। कंपैरिजन के लिए क्या हम ऑपरेटर यूज करते हैं, ये ऑपरेटर यूज करते हैं ना, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। आपको पता है रिलेशनल ऑपरेटर का आउटपुट क्या होता है, बुलियन होता है ना। तो बुलियन होगा, तो बुलियन होगा या तो ट्रू देगा आंसर या तो फॉल्स देगा, है ना। अगर ये ट्रू या फॉल्स देता है तो अगर हम इसको इफ में कंपेयर कर लें तो हमारा पूरा इफ का स्टेटमेंट हो जाएगा। ट्रू हो तो हम क्या करते हैं, आइटम इज फाउंड, कुछ ऐसा करते हैं ना, और कुछ और, ठीक है, ऐसा देखते हैं। तो लीनियर सर्च की डिफिनेशन समझ में आई क्या है। लीनियर सर्च को जरा हम लिखते हैं, बनाते हैं। कैसे बनाएंगे हम लीनियर सर्च को, जरा देखते हैं। तो पहले हम ऐसे ही देख लेते हैं, फिर हम प्रोग्राम के माध्यम से उसको देखेंगे, ठीक है, ब्लू जेल में, ठीक है। तो लीनियर सर्च के लिए सबसे पहले हम जो टेक्निक है हमारी, वो टेक्निक क्या लगने वाली है। सबसे पहली टेक्निक ये है कि एक एक को सर्च करना है। तो आपको सपोज कर लीजिए आपने ऐसे कुछ बनाया है ना, इंट ठीक है, आपने यहाँ लिखा इंट ए, एरे हो गया आपका, और आपने इसमें डाल दिया 50, 21, 29, 31, 57, 7, 100, 1001, ऐसे कुछ आपने एलिमेंट इस पर रखे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लूप क्या, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ। ध्यान दीजिएगा यहाँ लेंथ में ब्रैकेट नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये इसकी फील्ड है, प्रॉपर्टीज है की, ना कि स्ट्रिंग का मेथड है, ठीक है। और आई प्लस प्लस, ये आपका हो गया है। अब इसमें क्या करेंगे, आपका कोई आइटम है, मान लीजिए इंट आइटम है आपका कोई, ये मान लीजिए आइटम है, आइटम इक्वल टू 31, ठीक है, इस तरीके से आइटम है। तो आप क्या करेंगे, इफ आइटम इक्वल टू, रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेंगे, आइटम इक्वल टू ए और इसका इंडेक्स, है ना, ये लिख देंगे। यानी कि पहले जब 0 होगी वैल्यू तो क्या होगी, 1 से कंपेरिजन करेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे एक फ्लैग ले लेंगे। फ्लैग की वैल्यू क्या कर देंगे, बुलियन टाइप का लिख लेते हैं ना, फ्लैग, बुलियन फ्लैग। और आपको पता है फ्लैग कैसे लिखे जाते हैं, फॉल्स से, है ना, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है तो हम फॉल्स ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हम ट्रू करते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या करते हैं, हम ब्रेक करते हैं। ब्रेक क्यों, क्योंकि जब हमारे एलिमेंट फाउंड हो जाए तो हमें क्या करना है, डेफिनेशन का एंड करना है, फॉर लूप क्लोज कर दें। तो जरा देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। जब 0 थी वैल्यू तो ये आइटम क्या थी वैल्यू, 31 किससे कंपेयर हो रहा था, 50 से। पहली एलिमेंट इसकी वैल्यू क्या थी, पहले की वैल्यू क्या थी, ऐसे ही तो स्टोर होगा, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5। स्टोर में क्या होगा, पहले 50, दूसरे में 21, तीसरे 29, 31, 57, 7, 1001, क्लियर। अब देखते हैं कि जो 0 एलिमेंट होगा 50 होगा ना, तो आपको पता है इज नॉट इक्वल टू ना, नहीं इक्वल टू है, तो फिर क्या होगा, इफ नहीं चला ना, इस फॉर लूप के बाद फॉर लूप क्या आएगा, यहाँ बढ़ जाएगा, फिर 1 आएगा वैल्यू, 1 पे चेक करेगा, 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, 21 को जरा इससे चेक कराएंगे, 21 यहाँ क्या है, 31 इज नॉट इक्वल टू 21, तो फिर भी नहीं चला इफ स्टेटमेंट हमारा। फिर क्या होगा, फिर ये फॉर लूप क्या होगा, ये पूरा इफ चला जाएगा, इफ छोड़ देगा, फिर इसके बाद क्या फॉर लूप फिर से बढ़ जाएगा ना, 2 बढ़ जाएगा, 2 आएगा यहाँ पे, तो ये फिर से कंपेयर करेगा, 2 पे 29 है ना, तो फिर भी नहीं मिला, फिर क्या करेगा ये, फिर 3 अपडेट कर लेगा, फिर इसके अपडेशन के बाद क्या होगा, 31 जैसे आएगा क्या हो जाएगा, 31 इक्वल टू 31, यानी कि क्या हो जाएगा, ये इफ ब्लॉक चल जाएगा और क्या हो जाएगा, फ्लैग ट्रू हो जाएगा, और ब्रेक क्या हो जाएगा, इस पूरे लूप को ब्रेक कर देगा, है ना। ब्रेक क्या करता है, जहां भी ब्रेक यूज हो जाए, तो जिस लूप में ब्रेक यूज होता है उस लूप को क्या कर देता है, एग्जिट कर देता है। ये पूरा लूप क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ये लूप क्लोज हो गया। और इसके बाद हमें क्या करना है, इफ फ्लैग इक्वल टू क्या कर देंगे हम, ट्रू,
या डायरेक्ट फ्लैग भी लिख दें तब भी काम चल जाएगा। इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू तो क्या कर देना है, आइटम इज फाउंड, है ना, एट पोजीशन, किस पोजीशन पे, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ 0 से लिखते हैं लेकिन पोजीशन 1 पर किसी की रैंक तो 1 0 होगी नहीं, 1 से होगी ना, तो इसलिए इसमें क्या है, पोजीशन के लिए हम क्या कर देते हैं, इंडेक्स प्लस 1 कर देते हैं, इंडेक्स प्लस 1 कर देते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा i प्लस 1। देखिए हमने i से यहाँ क्यों ब्रेक किया था, क्योंकि करंट टाइम में i की वैल्यू जितनी रहेगी वो i की वैल्यू यहाँ रुक गई होगी ना, तो यहाँ पे i प्लस 1 कर देंगे, आइटम फाउंड हो गया। एल्स में क्या कर दें, आइटम इज नॉट एग्जिस्ट इन द एरे, है ना, आइटम इज नॉट एलिमेंट ऑफ है, ठीक है। तो अब जरा इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं हम, इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं हम BlueJ से, ठीक है। सिंगल डायमेंशन एरे की ठीक है, ये रहा आपका BlueJ, और हम इसमें एक प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, किसका, लीनियर सर्च का, ठीक है। तो हमने एक क्लास बनाई, लीनियर सर्च नेम से, ठीक है। और इसको हमने क्या कर दिया, सबको हटा दिया। अब हम इसमें अपने नेम से लिखेंगे, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं इस क्लास में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो import java util dot scanner, हमने इंपोर्ट कर लिया यूटिल को, स्कैनर, हाँ स्कैनर क्लास के लिए यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर लिया, और हमने क्या बना दिया, क्लास लीनियर सर्च, ठीक है। और हमने क्या बना दिया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड बना लिया हमने, और स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास कर लिया, ठीक है। और हम क्या बनाएंगे, स्कैनर, ठीक है। सबसे पहले हम एरे बना लें, या एरे की साइज हम एरे ही बना लेते हैं, ठीक है। इंट a 50, 15, 67, 54, 78, 19, 20, 5, 89, 86, 100, 1, 200, और इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने ये बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जो आइटम होगा उसको हम स्कैनर के थ्रू, स्कैनर क्लास के थ्रू क्लास में इंसर्ट करेंगे यूजर से, ठीक है। सिस्टम डॉट इन, और क्या करेंगे, इंट आइटम इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट, इंट ये आपका मेथड है, ध्यान दीजिएगा आई कैपिटल से होगा, ये आपका नेक्स्ट इंट हो गया, है ना। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके लिए एक लूप क्रिएट करेंगे, है ना, इस आइटम के लिए ना, और आपको ध्यान आ रहा होगा तो यहाँ पे 2 स्पेस 3 स्पेस हम छोड़ देंगे अभी, है ना, वो भी बताएंगे किस लिए, ठीक है, फ्लैग के लिए, है ना,
जो डिक्लेरेशन है। अभी हम फॉर लूप स्टार्ट करते हैं, फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप स्टार्ट कर लिया है ना हमने, और फॉर लूप के लिए हमने यहाँ इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन a डॉट लेंथ i प्लस प्लस, और लूप ओपन कर लिया, ठीक है। a डॉट लेंथ था, नॉट दिस, a डॉट लेंथ, ठीक है। अब हम इसमें क्या करना है, इफ कंपैरिजन करना है, इफ आइटम इक्वल टू a फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि सबसे कंपैरिजन करना है, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है, पोज इक्वल टू, ठीक है, आई कर देना है। हम इस आई की वैल्यू बाहर ले लें, ठीक है। इसकी जरूर कंपल्सरी नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं, ठीक है। और क्या कर लेना है, एक हमें फ्लैग करना है, फ्लैग इक्वल टू ट्रू, और क्या कर देना है, हमें ब्रेक कर देना है इस स्टेटमेंट को पूरे। अब यहाँ हमें क्या क्या स्लाइस करना पड़ेगा, इंट पोज कर लें, है ना, पोज की वैल्यू 0 लिख लें, ठीक है। और क्या कर लें, बूलियन फ्लैग इक्वल टू, फ्लैग की वैल्यू क्या ले लें, फॉल्स ले लें, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी हो गई, ठीक है। और आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, ठीक है। और यहाँ से आप फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे आप, इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू, या तो आप फ्लैग डायरेक्ट लिख दें या ट्रू लिख दें, ठीक है, ट्रू। तो हमें क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आइटम इज फाउंड एट पोजीशन, किस पोजीशन पे फाउंड हो रहा है, प्लस पोज, है ना, किस पोजीशन पे, पोज प्लस 1, है ना, पोज प्लस 1, ठीक है। और यहाँ सिंगल स्टेटमेंट है तो कोई ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। और हम इसका एल्स लिखते हैं, एल्स में क्या लिखेंगे, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आइटम इज नॉट प्रेजेंट गिवन अरे, ठीक है। इस तरीके से कोई स्टेटमेंट दे देंगे एक, और ये ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। और ये आपका पूरा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या है इसमें प्रॉब्लम। अच्छा, तो यहाँ जो हमने इफ की वजह से किया था इसको हटा देते हैं, ये इफ के लिए लगाया था ना, बाद में हट गया, ठीक है। कंपाइल कर लेते हैं, और फिर ये प्रोग्राम पूरा दिख रहा है, ये देखिए, ये हम इसे कंपाइल कर लेते हैं और अब रन करते हैं, ठीक है। हमारा प्रोग्राम कहाँ गया, लीनियर सर्च, इसको रन करते हैं, मेन मेथड को कॉल करते हैं, और हमने क्या एलिमेंट दिया, ये कुछ बन के आ गया ऐसा, ठीक है। इसको थोड़ा सही करते हैं, इसमें क्या हम प्रिंट इंटर करते हैं, 101 था, आइटम इज फाउंड एट पोजीशन 11, ठीक है। तो देखते हैं जरा, 11th पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। चलिए अब कुछ ऐसा इंटर करते हैं जो इसमें हो ही ना, ठीक है। 21 देख रहे हैं, नहीं है ना, तो 21 इंटर करते हैं इसमें, आइटम इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन एरे, ठीक है। तो इसको जरा समझते हैं हम क्या है ये कोड, ठीक है। इस कोड को हम कॉपी करते हैं, ठीक है, और हम आते हैं अब स्लाइड्स पे, ठीक है।
इस कोड को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे हम कि क्या है कोड। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं हम इस कोड को। इंपोर्ट जावा यूटिल, इसको क्या लिख सकते थे, इंपोर्ट, इसकी जगह क्या क्या लिख सकते थे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल और स्टार लगा कर स्टेरिक और ऐसे, है ना। ये क्या करता है, हम इसको क्यों नहीं लिखते, दोनों सही हैं, एग्जाम में दोनों लिख सकते हैं आप, बट हम क्यों नहीं लिखते, क्योंकि इस स्टेरिक से क्या होता है, वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है ना। वाइल्ड कार्ड एंट्री का मतलब इस यूटिल पैकेज में ही, पैकेज का मतलब समझिए आपका कंप्यूटर की भाषा में फोल्डर, है ना, और क्लास का मतलब कंप्यूटर की भाषा में समझिए क्या, लैंग्वेज में तो हम इसको क्या बोलते हैं, फाइल लैंग्वेज में हम क्लास बोलते हैं ना, लेकिन कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलते हैं, सिर्फ फाइल, है ना। तो देखते हैं जरा, और यूटिल पैकेज क्या होता है, फोल्डर। तो इस पैकेज में, इस फोल्डर में हमारे बहुत सारी क्लासेस होंगी, बहुत सारी फाइलें होंगी ना, तो सारी की सारी फाइलें हमारे प्रोग्राम में क्या हो जाएंगी, इंपोर्ट हो जाएंगी। अब आपको जरूरत किसकी थी, केवल स्कैनर की थी, और आपको पता है कि जेवीएम मेन मेमोरी का पोर्शन क्या करता है, कवर करता है ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जेवीएम क्या करता है, पूरे आपकी पूरी मेमोरी का हाफ पोर्शन क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपका 4 GB का रैम है तो क्या करता है, 2 GB तक कवर मैक्सिमम कवर कर सकता है, अगर आप उसको बढ़ाते जाएंगे उसकी साइज को। तो हम इतनी क्लासेस अपने, तो क्या होगा, तो हम इतनी क्लासेस को अपने प्रोग्राम में नहीं लाना चाहिए ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, स्कैनर क्लास इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद हमने क्या लिया, क्लास लीनियर सर्च है ना, ये सब आप पढ़ चुके होंगे 9th क्लास में, कैसे लिखते हैं, कैसे इसका नोमेनक्लेचर होता है ना, हम एकदम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। क्या कि क्लास का नेम जो होता है, वर्ड होता है, वो सब क्या होता है, टाइटल केस में होते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड में। हाँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं, क्लास का नेम कुछ लोअर केस में लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जावा क्या फॉलो करता है, जावा स्टैंडर्ड क्या फॉलो करता है, टाइटल केस में होना चाहिए। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और स्ट्रिंग आर्क्स, ये सब आप पढ़ चुके होंगे पहले, एक्सेस स्पेसिफायर, नॉन एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप, मेन मेथड, आइडेंटिफायर, और ये आपका पैरामीटर, है ना। आपने यहाँ आप बात करते हैं, हमने पिछली क्लास में जैसे बात किया था कि एक इंटीजर आपने क्रिएट किया, है ना, एरे क्रिएट किया, किस टाइप का, इसका बेस टाइप क्या है, इंटीजर है ना, उसमें वैल्यू आपने पास कर दी, सिंगल लाइन में सारी वैल्यू पास कर दी। ठीक है, अब आपने एक स्कैनर क्लास आप क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ होगा, देख लीजिएगा, वहाँ कंस्ट्रक्टर को कॉल किया होगा ना, कहने का मतलब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया होगा, और उससे क्या किया हमने, इंट नेक्स्ट इंट मेथड से कॉल करके एक आइटम की वैल्यू रख ली ना हमने। आइटम की वैल्यू कुछ भी प्रोग्राम में रख लेंगे, है ना। सपोज कर लीजिए हमने रख ली 86, ठीक है, ये वैल्यू रख ली आइटम की, है ना। अब क्या किया, पोज हमने ये 2 स्पेस ब्लैंक किया था, क्यों, क्योंकि बताते हैं, हम ये प्रोग्राम लिखने चले गए ना, प्रोग्राम क्या लिखने लगे, हमारे पास जो एरे की साइज होती है वो फिक्स होती है ना, ए डॉट लेंथ होती है, ठीक है, जो एरे का नेम है डॉट लेंथ होती है, ठीक है, तो ये फील्ड होता है, ठीक है। आप सतर्क रहिएगा, जब एरे की बात करेंगे तो इसकी जो लेंथ होगी वो इस तरीके से लिखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी या फील्ड होती है। और जब स्ट्रिंग की बात करेंगे तो स्ट्रिंग में क्या करेंगे, हम लेंथ को विद ब्रेसेस यूज करेंगे, है ना, पैरेंथेसिस यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये यहाँ मेथड होता है और यहाँ एक फील्ड या प्रॉपर्टीज होती है, क्लियर। और यहाँ जो लेंथ है उसके बाद आपने क्या आई प्लस प्लस कर दिया, और इसमें क्या कर दिया, आइटम को कंपेयर करना था किससे, आई से, यानी कि इस एरे के सारे एलिमेंट से क्या करने थे, कंपेयर करने थे ना। तो ये कंपेयर होते जाएंगे, जहाँ भी कंपेरिजन हो जाएगा तो हम अगर आई को, जो इंटीजर आई है यहाँ अगर डिक्लेयर कर दिए बाहर, या तो बाहर डिक्लेयर करते, तो हमने यहीं डिक्लेयर कर दिया, इसलिए हमने एक और वेरिएबल ले लिया, क्या, पोज वेरिएबल ले लिया, जो पोजीशन बताया ना। तो आई को क्या कर दिया हमने, पोज में कॉपी कर दिया, जब भी ये ट्रू होगा तो आई क्या हो जाएगा, पोज में कॉपी हो जाएगा। और हमने क्या कर दिया, फ्लैग, एक बुलियन फ्लैग लिया था, इसको पहले फॉल्स रखा था, ये केवल सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए कि इस प्रोग्राम के बाहर, इस लूप के, इस फॉर लूप के बाहर निकल के हमको सिग्नल प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। फ्लैग को हमने ट्रू कर लिया और ब्रेक कर दिया। ब्रेक से क्या होता है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट जिस, जहाँ भी जो भी लूप हो, है ना, जिस लूप में ब्रेक स्टेटमेंट यूज होगा उस पूरे लूप को क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा। फिर हम लूप के बाहर आ गए यहाँ पे, है ना, ये आपका इफ का स्टेटमेंट ब्लॉक था, ये आपका फॉर लूप का ब्लॉक है, बाहर आ गए आप, इफ में क्या कर रहे हैं, वो सिग्नल आपने बचा लिया, फ्लैग इक्वल टू ट्रू। यहाँ अगर आप लिख देते ये फ्लैग तब भी सही था, लेकिन हमें एग्जाम में क्या लिखना है, एग्जाम में एग्जामिनर को इससे डायरेक्ट क्लिक होता है ना, तो हम सीधे क्या लिखेंगे, फ्लैग इक्वल टू ट्रू, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करेगा, बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, बुलियन वैल्यू जैसे रिटर्न करेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी ना। अगर ये चला होगा 86 में फाइंड हुआ होगा तो ये क्या कर देगा, पोजीशन +1। आपको पता है जो एरे की इंडेक्सिंग होती है 0 से होती है ना, 0 से होने की वजह से इसकी
जो रैंक होगी या पोजीशन होगी उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि पता है ना किसी की रैंक 0 नहीं हो सकती ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी पोजीशन 0 नहीं हो सकती ना, तो उसमें एक ऐड कर देंगे। इससे क्या मिलेगी, आपकी सबकी पोजीशन मिलती चली जाएगी, है ना। और अगर आइटम नहीं होगा एल्स, तो अगर आपका फ्लैग इफ ब्लॉक चला ही ना हो तो फ्लैग आपका फॉल्स ही रहा होगा ना, तो इससे क्या करेगा, आइटम इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन एरे, ये आपको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। तो देखते हैं और वीडियो बनाते हैं फिर, अगर आपको अच्छा लगता है।